सिर्फ पूजा करने का तरीका और मान्यताएं मानने का तरीका धर्म नहीं। और एक चीज मैं हमेशा ताकत से कहता हूँ कि धर्म का सिनोनिम या पर्यायवाची इंग्लिश में कोई शब्द नहीं, या शायद दुनिया के अन्य भाषाओं में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर वो शब्द मिलेगा। सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, आप राजा भी बनोगे, आप रंक भी बन जाओगे, आप बहुत प्रोग्रेस करोगे और आप अचानक आपकी सारी प्रोग्रेस होते होते रुक भी जाएगी। मैं बहुत बार कहता हूँ कि टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड्स डज नॉट मीन दैट यू आर फॉलिंग बैक। कई बार समय के लिए जरूरी होता है कि आप एक कदम पीछे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे गिरने वाले हैं। मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आई विल इंटरलिंक दिस आंसर विद दैट। इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग जो है उस पर बिलीफ होना ही चाहिए, अपनी इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग को परस्यू करना ही चाहिए। व्हेन यू आर फॉलोइंग योर गट, योर हेड शुड बी एट इट्स प्लेस। व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू? एजुकेशन, लिटरेसी एंड नॉलेज का डिफरेंस। हमारी जनरेशन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सक्सेस क्या है, धर्म क्या है, बिलीफ क्या है, और जो भी हमें आजकल नैरेटिव दिया जा रहा है क्या उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो ऐसी कुछ चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे, और इसी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर निशांत खरे, अध्यक्ष मध्य प्रदेश युवा आयोग। हेलो सर। तो सबसे पहले आज के डिस्कशन का क्वेश्चन है कि आपके अनुसार धर्म क्या है? देखिए, धर्म का विषय बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, और एक चीज मैं हमेशा ताकत से कहता हूँ कि धर्म का सिनोनिम या पर्यायवाची इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, या शायद दुनिया के अन्य भाषाओं में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर वो शब्द मिलेगा। तो अब धर्म क्या है ये हम समझें। सिर्फ पूजा करने का तरीका और मान्यताएं मानने का तरीका धर्म नहीं है। हम कहते हैं पुत्र धर्म, तो बेटा सुबह उठ के अपने माता पिता को अगरबत्ती तो नहीं लगाता है। मातृ धर्म, तो माँ सुबह उठ के बेटे का तिलक करके माला तो नहीं पहनाती। शिष्य धर्म, तो वो गुरु के लिए जब जाता है वहां पर तो गुरु की पूजा करना नहीं शुरू कर देता, और गुरु का भी एक धर्म है, तो जब गुरु धर्म का पालन करता है तो वो शिष्य को प्रसाद नहीं चढ़ाने लगता। अब क्या है ये समझे, तो पुत्र धर्म क्या है? पुत्र माता पिता से जैसा व्यवहार करेगा उसके जो नियम है वो धर्म है। शिष्य गुरु से जो व्यवहार करेगा उसके जो नियम है वो शिष्य का धर्म है। प्रकृति के हर अंग से हम किस तरीके से व्यवहार करेंगे उसके जो यम और नियम है ये ही धर्म है। जो पूजा करने का तरीका है वो पंथ हो सकता है। धर्म की व्याख्या शायद भारत अकेला ही एक देश होगा जहां धर्म को एक अलग पंथ से अलग मानकर उसकी व्याख्या की गई, और इसका पूजा करने के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। एक एंटिटी ऑफ नेचर दूसरी एंटिटी ऑफ नेचर से किन नियमों के अंतर्गत व्यवहार करेगी ये धर्म है। और अभी थोड़े दिनों पहले एक मीम भी चला था कि धर्म इज नॉट धर्म, ऐसी कर्मा इज नॉट कर्म। तो ये जब ट्रांजिशंस हुए ये आपके अनुसार ऐसे कब हो गए? लाइक बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन हुआ। देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा था। हजारों साल तक भारत पे शक, खून, मुगल, अरब न जाने कितनों ने हमला करा, लेकिन भारत का बेसिक व्यवहार नहीं बदला। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो अंग्रेजी भी कुछ समय में ये समझ गए। 15 साल 20 साल में स्पेन जैसी शक्ति जो कि बड़ी उस समय मिलिट्री पावर थी उसको अंग्रेजों ने काबू में ले लिया था। 60-70 साल में भी भारत को काबू में नहीं ले पाए। ऐसा बताते हैं कि एक जैसे हमारे आजकल आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, तो एक बड़े आईएएस ऑफिसर थे उस समय रॉयल कोर्ट के, उनका नाम था थॉमस बार्डिंगटन मैकॉले जी। थॉमस मैकॉले भारत आए और उनने पूरे भारत का अध्ययन कर जाकर ये कहा कि इस देश की जो आत्मा है वो इसकी शिक्षा पद्धति है। हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ के लोगों को अपनी सारी बातों के बारे में अगर हम एक हानि का, ग्लानि का भाव, हीन भावना पैदा कर देंगे कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, तुम्हारा कुर्ता पजामा धोती कुर्ता गलत है, हमारा सूट सही है, तुम्हारा खाने का तरीका हाथ से गलत है, ये स्टील का छुरी चम्मच से तुमको खाना पड़ेगा। हर वो चीज जो आपकी है वो उनने छोटी साबित कर दी, और यही नामों के साथ हुआ। राम रामा हो गए, कृष्ण कृष्णा हो गए। अब आप सोचिए आपका नाम क्या है? मिताली। तो अगर मिताली को मैं मितालिया कहने लगूं या निशांत को निशांता कहने लगे तो ये तो सही नहीं। मेरे माँ बाप का दिया नाम है और ये ही मेरा नाम जी। ऐसे हुआ जैसे, मतलब इसका मीनिंग ऑफ फोमो हो गया, जो आज जेनजी का स्लैंग है। फोमो के कारण वो जीत पाए। वो फोमो क्रिएट करना था उनको, मतलब दे वांटेड दिस कि एक फोमो की भावना पूरी सोसाइटी में आए कि इफ वी आर नॉट वेस्टर्न वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग व्हिच इज वेरी बिग, एंड इफ वी आर फॉलोइंग द ईस्टर्न फिलॉसफी एंड ईस्टर्न कल्चर ऑफ लाइफ तो हम पिछड़ते जाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लव, एंड इज लव रियली इंपॉर्टेंट इन दी सोसाइटी? तो आई विल आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। लव इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी सोसाइटी। और हम सब जानते हैं कि लव का एक प्रकार नहीं हो सकता, है ना। माँ और बेटे का एक अलग प्रकार का प्यार है,
हमारे घर से पेट से हमको प्यार हो जाता है, वो एक अलग प्रकार का प्यार है। पति और पत्नी में होता होगा, या दो लोग जो साथ में रहते हैं, वो एक अलग प्रकार का प्यार है। ऐसा माना जाए कि हम कुछ शब्दों में उसको डिफाइन करके हम लव की डेफिनेशन को बांध सकते हैं, तो ये तो बहुत कठिन होगा। मुझे लगता है बहुत सरल तरीका इसको समझने का बस यही है, या एब्सोल्यूट इसको समझने का तरीका यही है कि एक व्यक्ति की दूसरे के प्रति फीलिंग, और वो ऐसी फीलिंग जब वो अपना नुकसान सहकर भी सामने वाले के साथ संबंध निभाने के लिए तैयार हो, तो वही लव है। और अब अगर इस डेफिनेशन को हम सोसाइटी में उतारना शुरू करेंगे, तो अगर सोचो कितना अच्छा समाज हो अगर हम ये सोच लें कि भाई समाज के किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा पहुंचाने में मेरा नुकसान भी हो जाए, तो भी मैं अपना जो व्यवहार है वो वैसे ही रखूंगा, उस प्यार, उस प्रेम, उस लव के साथ अपना व्यवहार रखूंगा, तो आप सोचो शायद दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएगा सोसाइटी, आई गेस। अल्टीमेटली जब हम अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं यूटोपियन स्टेट, तो यूटोपियन स्टेट यही है कि जब आप सामने वाले में, हमको हमेशा एक शब्द सिखाया गया ना, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, जो ब्रह्म मुझ में है वो तुझ में है, नमस्ते, मैं तुम्हारे ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। तो जो मुझ में है अगर वही तुझ में है, तो तुझ में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। ये भाव लेकर अगर चलने लगे तो शायद समस्याओं का अंत हो जाए। और आपके हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर को लेकर क्या असम्पशंस हैं? बिकॉज ऐसा होता है कि अगर मुझे मेरी ग्रोथ आगे, मैं अगर अपनी ग्रोथ को देखती हूँ तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्प करते हैं। तो किसी इंसान के लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसकी ग्रोथ को लेकर उसका बिहेवियर कैसा होता है, ये कैसे इंटरलिंक होता है? देखिए, दो चीजें इसमें हमको समझनी होंगी। एक एक्सपीरियंसेस है और दूसरा उस एक्सपीरियंसेस पर इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है। हर व्यक्ति, जैसे स्ट्रेस की सिचुएशन है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है, दर्द है तो अलग तरीके से व्यवहार करता है। कोई बहुत सहकर अपने आंसू रोक लेता होगा, किसी के लिए आंसू बहाना ही अच्छा है। तो जो एक्सपीरियंसेस हैं ये एक रिस्पॉन्स एलिसिट करते हैं, और जो रिस्पॉन्स एलिसिट करेंगे ये हर व्यक्ति में एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स पैदा होगा। अल्टीमेटली आपकी जिंदगी में जितने अनुभव या जितने एक्सपीरियंसेस आप पाते हो, वो आपको कैसा बनाना है ये तय करते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं तय कर सकते, आपका एक इंटरनल मेकअप भी होगा। राइट। अब इससे हम क्या समझेंगे? दो भाग हो गए। एक एक्सपीरियंसेस नहीं, जो जीवन में आएंगे, सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी। आप राजा भी बनोगे, आप रंक भी बन जाओगे, आप बहुत प्रोग्रेस करोगे और आप अचानक आपकी सारी प्रोग्रेस होते होते रुक भी जाएगी। मैं बहुत बार कहता हूं कि टेकिंग अ स्टेप बैकवर्ड्स डज नॉट मीन दैट यू आर फॉलिंग बैक। कई बार समय के लिए जरूरी होता है कि आप एक कदम पीछे लें, इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे गिरने वाले हो लाइफ में। तो एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे लोगों की इक्वेशंस के कारण है। नियति, किस्मत जैसा तय करेगी वैसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। पर आपका जो इंटरनल मेकअप है ये उसका दूसरा फैक्टर है, एंड दिस इज वेयर पीपल शुड वर्क ऑन। अगर हम अपने इंटरनल मेकअप पर काम कर सकते हैं तो हम सेम सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस से एक बेहतर इंडिविजुअल बन के निकल सकते हैं। पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आई विल इंटरलिंक दिस आंसर विद दैट। व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू, और एजुकेशन, लिटरेसी एंड नॉलेज का डिफरेंस? देखिए, लिटरेसी समझना शायद सबसे आसान होगा कि हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लिटरेट है। जो हमको दिया जाएगा वो हम पढ़ सकते हैं, हाँ, तो हम लिटरेट हैं। राइट। जो पढ़ा उसे अगर हम समझ सकते हैं तो हम नॉलेजेबल हैं, और जो पढ़कर समझ लिया उसे अगर अपन जीवन में उतार सकते हैं तो हम एजुकेटेड हैं। यही तीन कड़ियां हैं, ठीक है? पढ़ लिया तो लिटरेट हो गए, समझ लिया तो नॉलेजेबल हो गए, लेकिन अपनी समझी हुई चीज को अपने जीवन में उतार लिया तो एजुकेटेड हो गए। अब एजुकेशन का पर्पस क्या है? मुझे लगता है एजुकेशन का पर्पस दो ही चीजें होती हैं मुख्य रूप से। मैंने शुरुआत में हमने धर्म की व्याख्या की बात करी। एजुकेशन हमको हमारी नॉलेज से निकल कर आती है, जिससे अभी चर्चा हुई। एजुकेशन का पर्पस बस यही है कि आपको एक बेहतर इंडिविजुअल वो बनाते जाए। अब हम इतनी देर तक जो चर्चा कर रहे थे इससे लिंक होना शुरू होगा। अगर मैं बेहतर इंडिविजुअल बन जाऊंगा तो एक्सपीरियंसेस को बेहतर रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं बेहतर इंडिविजुअल बन जाऊंगा तो मैं अल्टीमेटली एक बेहतर सोसाइटी का निर्माण करूंगा, क्योंकि सोसाइटी इज व्हाट इट इज, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और अगर मैं एक बेहतर एजुकेटेड, बेहतर इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ माय एजुकेशन बन जाऊंगा, तो मैं जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, उसकी स्वाभाविक रूप से मदद करने लगूंगा। एंट्रोपी या जितने जो कहना चाहिए जो सीधी लाइन चल रही है उससे दाएं बाएं जाने की जो स्थितियां हैं वो तभी होती हैं कि जब हम शायद पढ़ तो लेते हैं, समझ भी जाते हैं, पर उसे जीवन में उतार नहीं पाते। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए कि आई कैन कॉल माई सेल्फ दैट आई एम एन एजुकेटेड पर्सन?
देखिए हम बहुत बार एजुकेशन को लिटरेसी या नॉलेज से कंफ्यूज कर जी। लेते हैं। अब एजुकेशन सिस्टम में क्या हमको चेंजेस चाहिए, तो एजुकेशन सिस्टम जो है हर देश का अपनी ज्योग्राफिकल और अपनी उस समय की ज़रूरतों के अनुसार होगा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय थे, वो हमेशा ये कहा करते थे कि देशानुकूल और युगानुकूल। देश मतलब जैसे जैसे सिनेरियो या ज्योग्राफिकल लोकेशन बदलती है तो आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। समय अनुकूल मतलब आपको टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ जो भी हम अपने अंदर कर रहे हैं उसको हम समय अनुकूल और देशानुकूल बनाते जाएं। अब आज की जनरेशन है, अब अगर आज की जनरेशन को मैं ये बताऊंगा कि भाई मोबाइल के बिना जिया जा सकता है तो शायद उनके लिए समझना कठिन होगा। स्पीड जो है दैट हैज बिकम वेरी क्रिटिकल नाउ। पूरी दुनिया का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इन एवरी टाइम फ्रेम आफ्टर एवरी से 100 years और समथिंग, हर बार जब शताब्दी बदलती है एक चीज क्या बदलती है? सो द कांस्टेंट इज द स्पीड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, स्पीड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो जानकारी है वो कितनी तेजी से फैलती है हर काल में, ये धीरे धीरे चेंज होता जाता है और इसके इर्द गिर्द चीजें घूमती रहती। तो आज के समय की जरूरतों के अनुसार हमारा जो ओरिजिनल टीचिंग टेनेट्स या जिसे हम धर्म कहते हैं, जो हमारा धर्म है उसको बरकरार रखते हुए हम कैसे लागू कर सकते हैं, ये आज की एजुकेशन पॉलिसी को अपने अंदर उतारना होगा। तो भारत का व्यवहार और कल्चर भी सिखाना है, लेकिन उसको आज की परिस्थिति के अनुसार सिखाना है। हम कह देंगे तुम मोबाइल छोड़ दो, हाँ, तुम कपड़ा पहनने का तरीका है तो तुम जीन्स छोड़ दो, आज के बाद जीन्स मत पहना। ये ना आज की जनरेशन स्वीकार करने वाली है और ना शायद प्रासंगिक भी है। यस, लेकिन हम अगर उनसे ये कहेंगे कि भाई आपको प्रकृति से वैसा क्लाइमेट से वैसा व्यवहार करना है जैसा कि जितना जरूरत है बस उतने का ही उपयोग करना है, तो ये तो आज मिनिमलिस्ट है। तो ये तो आजकल पूरी दुनिया कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कहना पड़ रहा है। भारत सरकार ने जो पेरिस का क्लाइमेट समिट था उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ टारगेट्स देकर आए थे और वो टारगेट्स हमको अचीव करने थे 2030 तक। तो आज के समय की जरूरतों के अनुसार हमारा जो ओरिजिनल टीचिंग टेनेट्स या जिसे हम धर्म कहते हैं, जो हमारा धर्म है उसको बरकरार रखते हुए हम कैसे लागू कर सकते हैं, ये आज की एजुकेशन पॉलिसी को अपने अंदर उतारना होगा। तो भारत का व्यवहार और कल्चर भी सिखाना है, लेकिन उसको आज की परिस्थिति के अनुसार सिखाना है। हम कह देंगे तुम मोबाइल छोड़ दो, हाँ, तुम कपड़ा पहनने का तरीका है तो तुम जीन्स छोड़ दो, आज के बाद जीन्स मत पहना। ये ना आज की जनरेशन स्वीकार करने वाली है और ना शायद प्रासंगिक भी है। यस, लेकिन हम अगर उनसे ये कहेंगे कि भाई आपको प्रकृति से वैसा क्लाइमेट से वैसा व्यवहार करना है जैसा कि जितना जरूरत है बस उतने का ही उपयोग करना है, तो ये तो आज मिनिमलिस्ट है। तो ये तो आजकल पूरी दुनिया कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कहना पड़ रहा है। भारत सरकार ने जो पेरिस का क्लाइमेट समिट था उसमें प्रधानमंत्री जी कुछ टारगेट्स देकर आए थे और वो टारगेट्स हमको अचीव करने थे 2030 तक। ये हम सबको जानकर खुशी होगी कि भारत उन टारगेट्स को 2021 में अचीव कर चुका है। 9 साल पहले जो हम क्लाइमेट के टारगेट देकर आए थे, ना अमेरिका कर पाया, ना जापान कर पाया, ना यूके कर पाया, ना कोई और देश कर पाया। भारत ने 9 साल पहले टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। ये इसलिए क्योंकि भारत की कोर स्ट्रेंथ है। हमको क्लाइमेट बचाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। आपकी माँ आपको बता देती है कि बेटा रात में पत्ता मत तोड़ना है, सुबह तुमने पानी डाल दिया कि नहीं, पीपल की पूजा हो गई कि नहीं, कुत्ते को रोटी निकल गई कि नहीं, गाय की रोटी दे दी कि नहीं, चींटी को दाना डल गया कि नहीं। धर्म इज लाइफस्टाइल। यस। बट सर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि क्राइम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड सडनली पोस्ट लॉकडाउन क्राइम रेट हैज़ इंक्रीज, तो आपके नज़र में इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्राइम रेट 2-3 चीज़ों का हमेशा रिफ्लेक्शन होगा सोसाइटी में। एक तो एस्पिरेशंस, सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, कुछ हिस्सा पीछे छूटता जाता है। ये गैप जितना वाइड होगा ये हमेशा क्राइम को प्रोपेल करेगा। कुछ क्राइम जो है वो हेट, पैशन, रेज इनसे रिलेटेड होते हैं। ये जीवन में हमेशा रहे। ये जब से आप भारत का इतिहास पढ़ते रहोगे तो आपको ये क्राइम मिलते रहेंगे कि सीता माँ का रावण ने हरण कर दिया, द्रौपदी के चीरहरण का प्रयत्न हो गया। ये प्रकार के जो क्राइम है ये आपको हमेशा वहां पर मिलते रहेंगे। तो ये तो शायद मानवीय स्वभाव के कारण है। जब तक सोसाइटी रहेगी तब तक क्राइम रहेगा। हम क्राइम को जीरो नहीं कर सकते, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। पर 70-80% क्राइम का कारण हमेशा जो गैप इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है इसके कारण होता है। जो हैव और हैव नॉट्स की कल्पना थी, राइट।
अब इसके लिए जितने लेफ्टिस्ट हैं उनने कल्पना क्या दी कि बोले हैव और एक हैव है, एक हैव नॉट्स हैं, इन दोनों में वो है, तो हैव नॉट्स का काम है कि संघर्ष करो और हैव से छीन लो। ये लेफ्टिस्ट सोच है इसको काम करने का, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट है। और इससे निकल करके आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो छीन लेगा वो सर्वाइव कर जाएगा। हमारी सोच क्या है? तो भारत में जो नैसर्गिक या जो उनकी मूल सोच है वो सोच ये है कि जो हैव्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हैव नॉट्स को हाथ पकड़कर ऊपर लाए, जो कमाएगा वो खिलाएगा। ये अंतर है दोनों चीजों में। तो अल्टीमेटली क्राइम रेट को घटाने का तरीका यही है कि जो हैव्स हैं उनने अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जिसके पास आज संसाधन है वो कितने लोगों का हाथ पकड़ के उठाकर ला पाता है। मैं मेरे जीवन में 10 का कर सकता हूँ तो शायद क्राइम रेट को 1% से घटा दूंगा, 100 की मदद कर सकूंगा तो 10% से घटा। फिर ये वापस से घूम फिर के एजुकेशन पे आ गया, बिकॉज अगर हमें सिखाया जाता है कि जो भी आपके पास ज़्यादा है आप उसका दान करिए, वो लाइफस्टाइल है, हैबिट, अगर हम उसको डेवलप कर लेंगे, अगर मैं एजुकेट कर सकती हूँ किसी को तो मैं एजुकेट करूँगी, मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हूँ तो आई शुड डू इट। तो बेसिकली हम हमारी अगेन लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं। एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगता है कि क्राइम रेट बढ़ने के पीछे थोड़ा सा कंटेंट, जिस तरह का हम कंटेंट देखते हैं OTTs या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ये थोड़ा मैटर करता है? बिकॉज क्राइम थ्रिलर्स का वॉचिंग रेट इज हाईएस्ट ऑन ऑल द OTTs। निश्चित रूप से OTT पर जो कंटेंट हम और जिस तरीके का कंटेंट अभी देख रहे हैं, और वो जो कंटेंट को एक देखिए, एक क्रिएटिव लिबर्टी एक चीज होती है ना, लेकिन लिबर्टी की भी कहीं एक सीमा तो होती है जहां वो जाकर खत्म होती है। तो जिस तरीके का कंटेंट हम देख रहे हैं उस तरीके का कंटेंट निश्चित रूप से सोसाइटी में क्राइम रेट को प्रभावित करता है। शायद दूसरा पक्ष भी सत्य है। सोसाइटी में जो हो रहे चेंजेस हैं, जो फिल्म मीडिया या जितने हैं वो उसको दिखाते भी हैं। आप सारे 70 के दशक की फिल्में उठाकर देखना तो आपको ये दिखेगा कि एक आदमी है जो सिस्टम से संघर्ष कर रहा है जी, ठीक है जी। 50 की दशकों की फिल्में उठा के देखेंगे तो एक आदमी है जो बुरी तरीके से प्रताड़ित है, किसान है जिसकी जमीन छीन ली गई है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। 90 की दशक की फिल्में उठाकर देखेंगे, मुझे बताओ कितनी फिल्में उस समय ऐसी बनती थी कि अमीर लड़की है, गरीब लड़का है और उनकी शादी होने वाली है और माँ बाप वो कर रहे हैं। और मुझे निकाल कर बताइए पिछले 10 साल में अगर एक भी ऐसी फिल्म बनी हो जो कि अमीरी गरीबी में लड़के लड़की की शादी पर क्वेश्चन खड़ा करे। तो सोसाइटी में जिस तरीके के चेंजेस होंगे वो फिल्म में भी रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन फिल्म भी एक बहुत सशक्त माध्यम है, OTT प्लेटफॉर्म्स तो खासकर, क्योंकि आप बिना किसी टिकट के अपने घरों के अंदर, बिना किसी नजरों के कि कोई आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, उस कंटेंट को आप देखते हो, तो वो भी निश्चित रूप से सोसाइटी को प्रभावित। पर वही है कि अगर हम एज एन ऑडियंस अगर वाइज हो जाएंगे तो शायद उधर पे भी जो देखते हैं वो बनता है टेक्निकली। देखिए दोनों चीजें हैं, ऑडियंस ने वाइज होना भी पड़ता है, लेकिन कहीं रूल्स और रेगुलेशंस भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सेंसरशिप शुड बी देयर। अल्टीमेटली कुछ सेंसरशिप होनी चाहिए। हम बहुत सारा कंटेंट जो आज OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो उन देशों का देख रहे हैं जहां पर वो कंटेंट उन देशों की परिस्थिति के अनुसार ठीक है। जैसे कि हम जितना एक्सपोजर या नग्नता हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, वेस्टर्न मान लीजिए US की कोई फिल्म है, अर्जेंटीना की कोई फिल्म है, स्पेन से कोई निकली हुई फिल्म है, तो जो वहाँ सड़कों पर है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे लिए अब OTT प्लेटफॉर्म पे वो है जो हमारी सड़कों पर आई है। तो इसको हम आगे सोचे तो कहीं ऐसा ना हो कि आज जो प्लेटफॉर्म्स में है वो कल हमारी सड़कों पर उतर आए, तो इसे कहीं ना कहीं तो रोकना ही पड़ेगा। सर बिलीफ्स बहुत भारी शब्द है, बिलीफ्स हर किसी के होते हैं, पर कोई भी बंदा उसको अच्छा या बुरे में डिफाइन कर देता है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ टेक होता है बिलीफ्स को लेकर? देखिए मैं आपको एक इसको कहानी से बताता हूँ। तो वीर सावरकर का नाम हम सब ने सुना है। तो वीर सावरकर और एक गांधी जी के बड़े डिसाइपल थे, उनका एक संवाद चल रहा था और उनने वीर सावरकर से पूछा कि भाई अत्याचार को लेकर बात चल रही थी कि हिंसा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उन्होंने वीर सावरकर से पूछा कि शेर जो है जब शिकार करने जाता है तो जानवर को छोड़ के उसके बछड़े का शिकार कर लेता है, बछड़ा तो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकता। हाँ। तो क्या ये सही है? जी। सावरकर का उत्तर था अगर शेर की दृष्टि से देखा जाए तो सही है, क्योंकि शेर को कम एफर्ट में शिकार मिल रहा है। तो बिलीव्स में आप कहाँ खड़े हैं इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। हमको ये चाहिए कि हम एक दूसरे के बिलीव्स चाहे बिल्कुल ही विपरीत क्यों ना हो उसको सुन सकें, उसको स्वीकार कर सकें, उसका सम्मान कर सकें, रिस्पेक्ट कर सकें, जब तक कि वो डिफाइंड बाउंड्रीज के अंदर हैं। जैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक कोई बिलीफ हो सकता है जो कि किसी दूसरे विपक्षी दल का है और मेरा कोई अपना एक बिलीफ हो सकता है।
मुझे उनके बिलीफ का सम्मान चाहिए, उनको मेरे बिलीफ का सम्मान चाहिए, तब तक जब तक कि नेशनल इंटरेस्ट इन क्वेश्चन नहीं आए, राइट? तो हर चीज की कोई ना कोई एक बाउंड्री और लिमिट होगी, उसके अंदर दोनों को एक दूसरे के बिलीफ के सम्मान करने की आदत होनी चाहिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं था कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली, बिकॉज हर किसी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। देखो, कॉन्फ्लिक्ट को एक तो पहले आपको इवेल्युएट करने की जरूरत होगी कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा जो टोटली अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, Right. जिस पर कि अब मेरे परिवार पे कोई अटैक करेगा या मेरे परिवार से किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैं मेरा कुछ भी हो जाए मैं उस चीज़ के लिए संघर्ष करूँगा। एक तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो गया जहाँ यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, यू हैव टू फाइट बैक एंड यू हैव टू अटैक, जो भी करना है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होते समय हमारे लोगों में, अपने लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एक जो मैंने कहा, एक दूसरे की मान्यताओं का थोड़ा सम्मान जो है वो ज़रूरी है। तीसरा, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स में पीछे हट जाना ये भी ज़रूरी है। आपको एक बहुत क्लियर असेसमेंट चाहिए कि अभी मैं किस सिचुएशन में खड़ा हूँ। मैं, मिताली अकेली कुछ नहीं है, मिताली की सराउंडिंग भी है, तो मिताली को ये असेसमेंट भी चाहिए कि अच्छा मेरे घर से कितनी बैकिंग होगी, आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरे आसपास है कौन नहीं है। और एक जुडिशियस डिसीजन अपनी सराउंडिंग्स और अपनी पर्सनैलिटी को मल्टीप्लाई कर कर हमने लेना पड़ता है। एक चीज़ मैं हर बार संदेश की तरह कहता हूँ कि कई बार हमको ये लगता होगा कि शायद हमको अटैक करना, फाइट बैक करना ज़रूरी है। Yes. उसका भी समय बहुत अपनी चूजिंग का होना चाहिए। जीवन में हर चीज़ के मौके मिलते हैं। कुछ समय शांत रह जाना, तूफानों में हमेशा कहते हैं कि जो झुक जाता है वो बच जाता है और फिर तन के खड़ा हो जाता है। ये हर किसी के जीवन में समय आएगा, तो थोड़ी लड़ने की आदत भी चाहिए और थोड़ी झुकने की आदत भी चाहिए। और फिर इससे आपका डिसीजन टेकिंग कैसा रहता है, क्विक रहता है, या आप असेस कैसे करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, उसके सोल्यूशन पाएंगे? बाय एंड लार्ज सिचुएशन डिपेंडेंट है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि बहुत सारी जगह निर्णय मैं तुरंत ले लेता हूँ, और निर्णय आप तुरंत तभी ले सकते हो जब आप निर्णय से होने वाले फायदे और नुकसान दोनों को झेलने की क्षमता रखते हो। फायदा तो हर किसी को अच्छा लगता है, कुछ निर्णयों से नुकसान होगा, वो नुकसान सहने की मेरे में क्षमता है क्या? अगर वो क्षमता है तो आप डिसीजन जो है वो जल्दी ले लोगे। और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि कई बार जस्ट लीविंग द थिंग्स हैंगिंग इन बैलेंस, सस्पेंशन में छोड़ देना और निर्णय नहीं लेना, ये भी एक निर्णय होता है कि आज मैं सिचुएशन में फंस तो गया हूँ, पर जरूरी नहीं मैं इसको आज ही डिसाइड करूँ, मैं थोड़ी दिन बाद इसको निर्णय ले लें। सो डू यू बिलीव इन गट फीलिंग आल्सो? एब्सोल्युटली। इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग जो है उस पर बिलीफ होना ही चाहिए, अपनी इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग को परस्यू करना ही चाहिए। बस इस सारी कहानी में एक चीज़ है कि when you are following or persisting with your gut feeling, या when you are following your gut, your head should be at its place. आपको थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचने की आदत भी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से आपके इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, देयर इज दिस वेरी फनी स्टोरी। वन ऑफ माय टीम मेंबर ही आस्क्ड मी कि मैम आपको गट फीलिंग किधर से आती है, पेट से आती है कि सर से आती है? आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज योर गट फीलिंग? गट फीलिंग इज व्हेन देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो क्वेश्चन टू इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आती तो दिमाग से ही होगी, पर ओरिजिनेट गट से ही होती है। That's true. Sir, will AI change the society? And do you think is it really important? See, it is important, no doubt about it. Number one, will it change the society? Yes. हर चीज जो हुआ है, fire, Yes. when it was discovered, it changed the society. Wheel, when it was invented, it changed the society. But now people have this question that job opportunities कम हो जाएगी because of AI. So do you believe that? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये कुछ हद तक सत्य है। AI को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं ये उस पर निर्भर करेगा। न्यूक्लियर पावर एनर्जी के लिए भी हार्नेस हो सकती है, डिस्ट्रक्शन के लिए भी हार्नेस हो सकती है। और अगर ये सारी कहानी सोचकर हम ये मान लेंगे कि नहीं, हमको तो AI को यूज़ ही नहीं करना है, तो हम समय की जो दौड़ है उस दौड़ में पिछड़ जाएंगे। AI जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आज के समय का सत्य है। सामान्य मिडिल क्लास परिवारों में आज बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ एलेक्सा लाइट चालू करती है और एलेक्सा लाइट बंद करती है। As small kids are playing with Siri. है ना? तो वो हालांकि वो बहुत आदर्श स्थिति नहीं है कि मैं बात भी सीरी से करने लगूं अपने फ़ोन पे उठाकर, लेकिन ये चीज़ें अपनी जगह पर। इस सिचुएशन को हमने पहचानना है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें ध्यान देना है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हो। और हम ऐसा क्यों सोचते हैं? AI दुनिया को देने वाला देश हम बन सकते हैं, तो हम तो उल्टा जॉब्स उसके सहारे क्रिएट कर सकते हैं। सर, एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल क्वेश्चन रहा कि do you have your peaceful nights? Like sleep बोलते हैं ना कि a person should have a sound sleep. So do you have it in your life, being so busy the whole day?
यस, व्हाई नॉट। वो मुझे नहीं लगता उसके बिना सर्वाइवल भी कठिन है। आई एम आई डू नॉट स्लीप फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, तो मेरा यूजुअल स्लीपिंग टाइम जो है वो 5 घंटे ही होता है। 12 से 1 के बीच रात में सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, ये आदत में है। वो जो 5 घंटे की स्लीप होती है वो यूजुअली साउंड स्लीप होती है। स्ट्रेस सिचुएशंस हर किसी के जीवन में आती है, सो एवरीबडी विल हैव सम स्लीपलेस नाइट्स, लेकिन इतना समय जो है वो साउंड स्लीप ही होता है। सो हाउ ऑब्वियसली सर, आप जहाँ पे अपनी लाइफ के जिस स्टेज पर है, आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स तो फॉर श्योर देखे होंगे। सो व्हाट वाज योर वन थिंग दैट मेड इट ट्रू कि हाँ ठीक है मैं स्ट्रगल करूँगा, आई नो मैं इंटरनली ये चीज़ चाहता हूँ, मैं इसको अचीव कर लूँगा। व्हाट वाज दैट वन मोटिवेशन? बिलीव इन माई ओन सेल्फ। वाओ। एक ही चीज़ है, अगर आपको अपने पे विश्वास है तो फिर सिचुएशन अच्छी होगी, सिचुएशन बुरी होगी, बदलती रहेगी और आप उसको रिस्पॉन्ड करते रहोगे। फिर ऐसा क्या होता है कि आप अपने कोर से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं? क्योंकि नॉर्मली लाइफ में लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी ग्राउंडेडनेस को भूल जाते हैं और उनके रास्ते बदल जाते हैं। 2-3 चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होने चाहिए। नंबर 1, आपके कुछ रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है? ऐसे रिलेशन जहां आप अनएडल्ट्रेटेड अपने मन की बात कह सकें। मन को हल्का कर देने की जगह अगर आपके पास है तो इससे अच्छा दुनिया में और कुछ नहीं होता। एक। नंबर 2 चीज़ें जीवन में नहीं होना चाहिए। एक, फियर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। और डर नहीं है तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हर सिचुएशन जो है वो आती रहेगी जाती रहेगी, बट फियरलेसनेस और स्ट्रेसलेसनेस होनी चाहिए। ये दूसरी चीज़ है जो कि आपको चाहिए। और इन दोनों से ही निकलकर एक तीसरी चीज़ हमको समझ में आती है कि लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो सिचुएशंस तो चेंज करती रहेंगी पूरे समय। इस पूरे चेंज में कांस्टेंट क्या है? आप हो। आप अगर स्थिर अपने जैसे बने रहोगे तो सिचुएशन कैसे भी बदले आप ट्रायम्फेंट ही निकलोगे उससे। Wow, that was a good motivation for me as well. And how will you define success? सक्सेस इज जस्ट बीइंग हैप्पी, दैट इज व्हाट सक्सेस। But that is the most difficult thing for the youngsters, right? दैट इज व्हाई सक्सेस इज डिफिकल्ट। दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। अब सोचो कितना सरल है। मुझे सोना अच्छा लगता है, अगर मैंने अपनी जिंदगी में इतनी व्यवस्था कर ली कि मैं रोज बहुत बढ़िया 18 घंटे सो सकता हूँ तो मैं सक्सेसफुल। मुझे घूमना अच्छा लगता है, मेरे पास इतनी व्यवस्था है कि मैं हर हफ्ते घूम सकता हूँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ। खुश रहना है उसमें। खुश रहना है। एक छोटी कहानी है, ये ध्यान करना चाहिए। ऐसा कहते तो है, वॉरेन बुफे के नाम से कोट होती है, मुझे पता नहीं सत्य है कि नहीं। तो उनने एक बड़ा सा यार्ड खरीद लिया नाउ, और वो यार्ड खरीद के बोले कि अब हम महीने में 3 दिन फिशिंग को जाया करेंगे। तो वो फिशिंग को चले गए, एक जगह यार्ड पर जाकर बैठ गए, फिशिंग करने लगे। तो फिशिंग कराने के लिए एक आदमी था। अब उस वॉरेन बफे साहब जो हैं वो उसको ज्ञान देने लगे। तो उनने उससे कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, देखो इन्वेस्टमेंट का मार्केट ऐसा है। वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट बुल हैं एकदम, ये तुम इधर पैसा लगाते तो ऐसा होता वैसा होता ऐसा होता, तुम यहाँ पे मछली पकड़ रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। तो आदमी ने उससे कहा कि बोले आप क्या करते हो? तो बोले मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। बोले इससे आपने क्या करा? बोले मैंने बहुत पैसा कमाया। फिर क्या करा? और बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। फिर क्या करा? तो बोले यार्ड खरीदा। बोले फिर क्या करा? बोले मछली पकड़ रहा हूँ। तो बोले मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? सो बेसिकली आप जिसमें खुश हो आप उसी में सफल। सर एक इस चीज़ के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है कि जब भी कोई इंसान अपनी लाइफ में जितना आगे बढ़ता है, जितना अचीवमेंट्स मतलब बोलते हैं ना चेकलिस्ट है या बुलेट है, वो सब पे टिक करता जाता है, तो उतना ज़्यादा वो स्पिरिचुअल हो जाता है, या उसको चीज़ें खोने का डर होता है इसलिए स्पिरिचुअल होता है, कि उसका बिलीफ बढ़ता है? व्हाट डू यू हैव ऑन दिस? एक तो मुझे लगता है बिलीफ तो बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरा क्या है, आपकी बकेट लिस्ट के साथ समस्या यही है कि जब आप सारी चीज़ें टिक कर देते हो तो करने को कुछ रहता नहीं। और पूरी बकेट लिस्ट टिक हो जाने के बाद समझ में ये आता है कि ये टिक करके भी मैंने कोई बहुत विशेष नहीं हासिल कर लिया उधर पे। सो देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आंसर्स, राइट, एंड दैट इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन। देखो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही सरल भाषा में अगर हम समझेंगे तो जैसे सक्सेस हैप्पीनेस ढूंढना है, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ अपने आप को ढूंढना है। जी, और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, इफ आई कैन फाइंड माई ओन सेल्फ, दैट इज व्हेन आई बिकम स्पिरिचुअल। राइट। और जब हम सब अपना सेल्फ ढूंढने लगते हैं और ढूंढ लेते हैं तो हम रियलाइज करेंगे कि हम सब एक ही हैं। वाओ, यही वो हम ब्रह्मास्मि का कंसेप्ट फिर से आता है कि जो मैं हूँ वही मिताली है, वही कोई तीसरा व्यक्ति। और यही स्पिरिचुअलिटी है। उसके लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं और हर रास्ता ठीक है, एक भी रास्ता गलत नहीं। एक और चीज़ कही जा रही है कि 21वीं सदी भारत की है, तो ऐसा क्या हुआ है कि सडनली हम सब वापस हमारी रूट्स पे जा रहे हैं? देखिए हमको ये समझना होगा कि पिछली 6-7 सदियों का एक काल भारत में रहा, या शायद
मैं ऐसा मानता हूँ कि 1100 से लेकर और 2000 तक का जो एक पीरियड था, हम हमारी कुछ कमियां हो सकती हैं और हमारी जो संसाधन हमारे पास जितने थे, जितनी हमारी रिचनेस थी, उसके कारण कांस्टेंट अंडर अटैक एंड सीज थे। बहुत सारे लोग आते रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भी भारत में एक फ्रेंच कॉलोनी भी थी, पोर्चुगीज कॉलोनी भी थी, मुगल इन्फ्लुएंसेस भी थे, और ब्रिटिश अपना इन्फ्लुएंस छोड़कर गए। वो आज भी हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाती। इस सारी आपाधापी में, और खासकर ब्रिटिशर्स ने जो करा वो ये करा कि आपको आपके मूल से काटने की कोशिश करी, आपके ओरिजिन से। जब धीरे धीरे हमको ये कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है ना कि हम भारतीय हैं, अब हम जाकर कह सकते हैं कि मैं भारत से आया हूँ, और व्हेन यू बिकम प्राउड टू बी अ भारतीय, उस समय हमको ये जो सेल्फ बिलीफ ना केवल अपने ओरिजिन में बढ़ता है, अपनी रूट्स में बढ़ता है, बल्कि अपनी संस्कृति और संस्कृति की जो मान्यताएं हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसमें भी बढ़ने लगता है। दैट इज वेरी यू आइडेंटिफाई इट अगेन। क्योंकि मैं जेनजीज की अगर बुराई करूँ तो अच्छाई भी है कि वो रामायण पढ़ना चाहते हैं, महाभारत पढ़ना चाहते हैं, गीता का ज्ञान लेना चाहते हैं, सडनली वो शिफ्ट बहुत अच्छा है। तो वो शिफ्ट के लिए जानना जरूरी है कि ऐसा क्या सडन मैजिक हुआ है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जेनजीज की कोई भी बुराई करने की ज़रूरत है। हर जनरेशन बदलती है, और हर पिछली जनरेशन को यही लगता है कि हम ही अच्छे थे और आगे जो आने वाला है वो ख़राब है ना। तो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन को मैं ख़राब लगता हूँगा, मेरी जनरेशन को शायद आज की जेनजी ख़राब लगती होगी। तो ये तो एक शाश्वत सत्य हो गया। क्या हुआ है, एक वी हैव हैड सक्सेस स्टोरीज, राइट। हमको हर फील्ड में, स्पोर्ट्स से लेके आज हम देखते हैं कि जब हमको दिखता है कि अच्छा ये सुंदर पिचाई है, ये भारत का है, ये सीईओ है, अच्छा अब हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं जाके। और वो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए वो कपूरथला का लड़का या लड़की गई है जो कि मेडल वहाँ से जीत कर ला गई है। भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान हम रांची से निकाल कर बना सकते हैं। तो छोटे छोटे शहरों की सक्सेस स्टोरीज हैं। हमको बहुत सारी फील्ड्स में सक्सेस स्टोरीज दिखने लगे। इन्फॉर्मेशन के कारण हम ये भी आइडेंटिफाई करने लगे कि हम बाहर भी लोग उतने ही फेल होते हैं जितना हम फेल होते हैं। राइट। हमारी जो एक एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन है, जो एनआरआई पॉपुलेशन है, जो बाहर गई, उसने भी धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू करा कि भाई हम तो श्रेष्ठ ही हैं, हम अच्छे ही हैं। और पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज हमारी लीडरशिप ने भी लाया है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी के प्रधानमंत्री जी बनने के बाद से एक हम में ये कॉन्फिडेंस तो आया है कि हम इस देश से जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। चाइना 3-5 करेगा तो हम उसके आंख में आंख मिलाकर जवाब दे सकते हैं। अमेरिका को समस्या होगी तो भी हम रशिया को बैकिंग और सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो हम सब कर सकते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं है। इट इज जस्ट दैट न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस व्हिच हैज चेंज्ड एवरीथिंग। एंड इसीलिए 2 अभी हॉट सेलिंग टॉपिक्स है, पर उसमें से एक लक्षद्वीप पे है। सर, जो टूरिज्म चेंज हुआ है उसके लिए आपके ओपिनियन क्या वो चीज़ हम मध्य प्रदेश में भी ला सकते हैं? देखिए, वो कहानी फिर वही है। जैसे आपको बता दिया गया था ना, आपका कपड़े पहनने का तरीका खराब है, दूसरे का अच्छा है, तो हमको भी शायद यही बता दिया गया कि अरे वो फलानी जगह जाके, स्कॉटलैंड में पहाड़ बहुत अच्छे हैं, बाकी जगह उतने अच्छे नहीं हैं। बर्फ़ देखना है तो आपको ये गुलमर्ग छोड़ के स्विस एल्प्स पे जाना पड़ेगा, तो वहीं आपको बर्फ़ दिखने वाली है। भारत में आप घूमना शुरू करिए, आप अगर लेह लद्दाख गए हैं तो पैंगोंग लेक पे खड़े हो जाएं तो आपको एक नीले रंग की झील दिखेगी। उस झील के बैकग्राउंड में बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे, और उस झील की लेफ्ट साइड में डेजर्ट दिखेगा। मुझे दुनिया में एक जगह बता दो जहाँ डेजर्ट, स्नो और वाटर एक ही फ्रेम में दिखता हो, एक ही फ्रेम में दिखाई देता हो। लक्षद्वीप की जो फोटोज अभी हमने देखी प्रधानमंत्री जी की आती हुई, एक आपाधापी सी थी। मुझे लगता है कि जितनी तेजी से मालदीव्स ने अपना टूरिज्म पुश करा, हम 25% मालदीव का टोटल टूरिज्म भारत फंड कर रहा था उधर पे। तो उन्होंने जो आह्वान करा वो सिंपल ही था कि भाई अपना देश देखो, फिर तुम्हारे पास संसाधन है तो तुम बाहर भी जाओ। सेम मुझे लगता है स्टेट पर भी लागू होता है, इवन सिटी पर भी लागू होता है। आपने राजवाड़ा देखा है कि नहीं, खजराना देखा है कि नहीं, 20-30 किलोमीटर दूर जाकर पाताल पानी देखा है कि नहीं, चोरल का डैम देखा है कि नहीं, फिर और 70-100 किलोमीटर दूर जाकर सतधारा देखी है कि नहीं, मध्य प्रदेश में कान्हा देखा है कि नहीं, सतपुड़ा देखा है कि नहीं, भेड़ाघाट देखा है कि नहीं, केन नदी पर बना हुआ घड़ियाल का पार्क देखा है कि नहीं, खजुराहो के मंदिर देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो ये देखना, जिसको दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं, वो आप अपने पड़ोस में देखने नहीं जा रहे हो, और आप वहाँ भागने की जाने की तैयारी में हो जहाँ ठीक है आपके पास संसाधन है तो जाइए। लेकिन माइक्रो टूरिज्म, लोकल टूरिज्म और नेशनल टूरिज्म, ये तीनों का प्रमोट होना जरूरी है। गो लोकल गो वोकल। यस एंड इट डज नॉट मीन कि आप कहीं और मत जाओ। ये तो कहीं प्रश्न ही नहीं है। आप चाहिए, आपके पास संसाधन है, आप पूरी दुनिया घूमिए। लेकिन जब आप पूरी दुनिया घूमे हैं तो आप ये जानिए कि भारत में भी घूमने की जगह हैं, और वो शायद बेहतर हैं बहुत सारी जगह से।
सर एक चीज़ ये है कि हर कम्युनिटी का अपना एक एजुकेशन सिस्टम होता है, जैसे मुस्लिम्स के मदरसे होंगे, क्रिश्चियनिटी के चर्चेस होते हैं जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है। हिंदुज़म में ये चीज़ की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि गुरुकुल्स अभी भी इतने प्रमोट नहीं होते हैं, पर मुझे लगता है जब प्रमोट होंगे तो थोड़ी हेल्प होगी सोसाइटी के लिए। देखिए, गुरुकुल समय के साथ धीरे धीरे गए, और मुझे लगता है कि भारत के साथ जो सबसे बुरा हो सकता था वो गुरुकुल का अंत होना ही हुआ। हमने इसको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ रीपैकेज करने की भी ज़रूरत होगी। हम भाषा की एजुकेशन सब प्रकार की रख सकते हैं, आप अंग्रेजी भी इंट्रोड्यूस करिए, फ्रेंच भी करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन संस्कृत का कोर बचा रहे, हिंदी का कोर बचा रहे, या जो आपकी स्थानीय भाषा है तमिल, तेलुगु, मलयालम, उसका कोर बचा रहे। हमारे संस्कारों की एजुकेशन पूरी तरीके से जाए, लेकिन हम एआई भी सिखाएं वहाँ पे, हम लोगों को इस लायक भी बनाएं कि वो पूरी दुनिया पर जाकर राज कर सकें। तो जो गुरुकुल सिस्टम है, उस गुरुकुल सिस्टम को रीपैकेज करके लाना निश्चित रूप से ज़रूरी है, और मुझे लगता है बहुत सारे इसके एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं। आपको हर शहरों में कुछ ना कुछ दिखने लगा है कि जो ये सिस्टम धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है, एंड आई थिंक वी आर इन फॉर अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन नियर फ्यूचर। तो जैसे आज हमने इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस करे, तो आई अग्री कि सबके बिलीव्स बहुत अलग अलग हो गए इन सब टॉपिक्स पे। आप सबके बिलीव्स अलग होने के बाद भी आप क्यूमुलेटिव अप्रोच कैसे रखते हैं? एंड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो मैंने अभी तक देखा है। इसका एक ही, देयर इज जस्ट वन वर्ड आंसर टू इट, रिस्पेक्ट। यस, इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर आपको किसी मतभेद के प्रति सम्मान का भाव रहता है, तो आप उसको गिराने, दबाने, कुचलने, फेंक देने की कोशिश नहीं करेंगे। लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन पे आ जाते हैं अपने आप में। मैंने कहा था ना 2 हॉट सेलिंग टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक अभी का है राम मंदिर। सर अभी बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं, ओपन पैनल चालू है, आपकी तरफ से एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक ऑडियंस को नहीं पता है राम मंदिर के बारे में? देखिए, राम मंदिर का 22 तारीख को जब रामलला वहाँ पर बैठेंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो पूरा देश देखेगा, और मुझे लगता है कि पूरा देश अयोध्या जाएगा भी। हर व्यक्ति इस इच्छा में है कि वो अयोध्या जाए। लेकिन मेरा आजकल खासकर जो जेनजी है उससे एक आग्रह ये रहेगा कि राम मंदिर के संघर्ष का इतिहास पढ़ना चाहिए। वो भारत को रीडिस्कवर करने का इतिहास है। लोग बहुत बार पूछते थे कि स्कूल क्यों नहीं बना देते, कॉलेज क्यों नहीं बना देते, अस्पताल क्यों नहीं बना देते, ऑर्फनेज क्यों नहीं बना देते, मंदिर ही क्यों? जिस नाम से इस देश को जाना जाता है, और जो शायद ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि 70-80% देशवासियों के आराध्य है, या हम भारत में कैसा पुरुष बनाना चाहते हैं तो राम जैसा बनाना चाहते हैं, कैसा परिवार बनाना चाहते हैं, कैसे संस्कार बनाना चाहते हैं तो वैसा बना सकते हैं, उसको कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनके जन्म के स्थान को तोड़ देगा, उसको तोड़कर वहाँ कोई दूसरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा, और ये देश उस स्ट्रक्चर को पूरा स्वतंत्र होने के बावजूद भी वापस नहीं पा पाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्वाभिमान पर वार था। भारत के स्वाभिमान को रीएस्टैब्लिश होने के लिए राम मंदिर का रीएस्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी था, और मेरा ऐसा मानना है कि राम मंदिर के लिए जो संघर्ष चला वो भारत का जो स्व है, भारत का जो सेल्फ है, उसको पहचानने का संघर्ष था, और हम 22 जनवरी को अपने सेल्फ को पहचानने की शुरुआत वहाँ पर करेंगे। सर सडनली इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल व्यूज आ जाते हैं कि ये बीजेपी की पर्सनल फाइट थी या संघ का पर्सनल मुद्दा था मंदिर बनाना, बट आई एग्री इट इज़ नॉट अ पर्सनल थिंग। तो लोग ये डिफरेंस कैसे नहीं समझ पाते हैं? देखिए, इन लोगों को सिर्फ एक काम करना है। आप जहाँ रहते हैं, आजकल तो बड़े शहरों में मल्टीज़ हैं बहुत सारी, उनमें फ्लैट्स बने हुए हैं, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं, इनके घरों में चले जाएं, इनसे पूछें कि आज राम मंदिर बन रहा है तो आप खुश हो कि नहीं। एक डेटा निकालें कि कितने लोग खुश हैं, और फिर उसमें से देख लें कितने लोग भाजपा के या संघ के या किसी और उसके कार्यकर्ता है। तो ये समाज का आंदोलन था। समाज के आंदोलन को इम्प्लीमेंट करने की एजेंसीज संघ भी हो सकती है, विश्व हिंदू परिषद भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, और हम तो प्राउडली इस आंदोलन का हिस्सा रहे, इसको लेकर किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं है। अगर कोई कहता है कि भाजपा ने या संघ ने इस आंदोलन को लीड करा, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने इसमें इस आंदोलन को लीड करा है। पर आंदोलन और मांग समाज की ही थी, इसीलिए इतने समय चली और इसीलिए सफल, और इसलिए सपोर्ट भी मिल पाया। सर जस्ट अ क्लोजर क्वेश्चन, आपके हिसाब से सनातन क्या है? देखिए, सनातन दुनिया में धर्म को इस्टेब्लिश करने का तरीका है, एंड आई हैव इलैबोरेटेड ऑन धर्म इन द इनिशियल थिंग। दुनिया की हर एक इकाई, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से रिएक्ट करेगी। कुर्सी टेबल पे आप बैठे हो, ये आपका एक रिएक्शन होगा, तो आप पशु पक्षी पंछी पेड़ गाड़ी और दूसरा जानवर और दूसरा पुरुष या महिला सबसे रिएक्ट करोगे।
इसको रिएक्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में मर्यादाएं चाहिए, इस दूसरे से इंटरेक्ट करने के कुछ नियम चाहिए। ये जो मर्यादाएं और नियम है जो हैं, ये धर्म है। वो धर्म सिखाने का तरीका, वो धर्म ह्यूमैनिटी में एस्टैब्लिश करने का तरीका सनातन है। जी सर, एनी क्लोजिंग थिंग दैट यू वांट टू टेल आवर ऑडियंस? देखिए, बहुत सारे यंगस्टर्स आपका जो चैनल पॉडकास्ट जो है वो देखते होंगे, तो जितनी बात है वो उनसे ये मैं कहना चाहूँगा, 2-4 चीज़ें हमको बहुत अच्छे से ये समझने की ज़रूरत है। एक, लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप आज बहुत खुश हो सकता है कल नहीं रहोगे। आज बहुत दुखी हो तो ये भी उतनी ही तेज़ी से बदल जाएगा। तो जस्ट बी द कांस्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ। द ओनली कांस्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ इज़ you yourself. So you should be constant, number one. Don't be too affected by either success or failure. And learn the art of being happy. दुनिया में जो व्यक्ति खुश है उससे अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। जो दुख ढूंढता है वो हर चीज़ों में दुख ढूंढता है, और जो खुशी ढूंढता है वो ना केवल अपने लिए खुशी ढूंढता है, वो दूसरों को खुश रखता है। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, learn the art of being happy and learn the art of making others happy. Wow sir, it's beautiful. So thank you sir, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा हो आज का कंटेंट। थैंक यू सर।